हेलो ऑल, दिस इज आशीष कुमार स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रस्ट आईएएस। आप जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इतना क्यों सराहा जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आरटीआई एक्ट ने आम जनता की समस्या को समझा है। अब मैं एक आम आदमी हूं और मुझे सरकार से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट के पास है, किस मिनिस्ट्री के पास है। तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे उसी डिपार्टमेंट के पास जाना पड़े उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। मैं सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता हूं और वो डिपार्टमेंट अपने आप रेलेवेंट डिपार्टमेंट तक मेरी एप्लीकेशन पहुंचा देगा और वो इंफॉर्मेशन मेरे तक आ जाएगी। मुझे लगता है इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि कितनी बड़ी सहूलियत है एक आम जनता के लिए। अगर सोचिए यही चीज एफआईआर के केस में हो जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के केस में हो जाए कि क्राइम कहीं भी हुआ है, मगर आप अपनी एफआईआर कहीं भी दर्ज करा सकते हैं एटलीस्ट इमीडिएट बेसिस पे, तो कितनी सहूलियत हो जाए विक्टिम को। निर्भया केस बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। उसमें आपको पता चला होगा कि निर्भया केस के अंदर भी जब विक्टिम निर्भया और उनके जो फ्रेंड थे, जब उन्होंने पुलिस को बुलाया तो अलग अलग पुलिस स्टेशन से पुलिस आई और वो आपस में काफी देर तक इस बात पे बहस करते रहे कि ये क्राइम एक्चुअली में किस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में हुआ था, तो इसकी एफआईआर कहां दर्ज होगी और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। उसमें काफी टाइम भी गया। 2019 में भी हैदराबाद में एक डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर थी, उनका बहुत ही ग्रूसम रेप और मर्डर किया गया। उस केस के अंदर भी ये बात उठी कि क्राइम कहां पर हुआ है, इस जुरिस्डिक्शन को लेकर पुलिस कंफ्यूजन क्रिएट करती है या खुद कंफ्यूज हो जाती है और विक्टिम को कई घंटे गंवाने पड़ते हैं इस इंतजार में कि एफआईआर दर्ज हो। निर्भया कांड के बाद जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने रेकमेंड किया था कि आप जीरो एफआईआर परमिट कीजिए। जीरो एफआईआर का मतलब यह है कि क्राइम किसी भी जुरिस्डिक्शन में हुआ हो, किसी भी पुलिस स्टेशन की लिमिट में हुआ है, आप अपनी एक बेसिक एफआईआर कहीं पर भी रजिस्टर करा सकते हैं, किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा सकते हैं। उसे कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, उसे तभी जीरो बोलते हैं। जीरो एफआईआर, जीरो मतलब कोई नंबर नहीं है अभी एफआईआर का, क्योंकि आपने उसको कहीं पर भी सबमिट किया है। वो पुलिस स्टेशन आपसे आपकी एफआईआर लेगी और फिर रेलेवेंट पुलिस स्टेशन में खुद सबमिट करेगी। आपको इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है यह बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है अपने आप में। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने भी यूटीज और स्टेट को यह एडवाइजरी भेजी थी कि आप अपने पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर का कल्चर शुरू कीजिए। कल्चर इन द सेंस के जीरो एफआईआर एज सच सीआरपीसी में डिस्कस्ड है नहीं, लॉ में जीरो एफआईआर की निटिग्रिटीज नहीं डिस्कस की गई हैं, मगर जीरो एफआईआर अपने आप में एक लेजिटिमेट ऑप्शन है जो पब्लिक उसको एक्सरसाइज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको सपोर्ट किया है। क्राइम कहीं भी हुआ है, आप अपनी एफआईआर कहीं भी सबमिट करा सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर मुंबई में हुआ, मगर उनके फादर ने जीरो एफआईआर पटना में रजिस्टर कराई। फिर वो एफआईआर पटना से मुंबई ट्रांसफर हुई और इन्वेस्टिगेशन वहां हुआ। आसाराम बापू के केस में भी यही हुआ था। अब अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि आप जीरो एफआईआर क्यों दर्ज कराएंगे। रीजन नंबर 1 ये भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि ये क्राइम एक्चुअली में किस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में हुआ है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एफआईआर कहीं भी दे दीजिए, वो पुलिस स्टेशन अपने आप उसको सबमिट करेंगे जहां रेलेवेंट करना है। हाल ही में मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हुई पर्टिकुलरली अगेंस्ट वुमेन, उसमें भी जीरो एफआईआर का जिक्र हुआ है। अब वहां पे ये जानना कि जीरो एफआईआर बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, रेवोल्यूशनरी स्टेप है, पब्लिक को इससे कन्वीनियंस हो सकती है, मगर इतना काफी नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जीरो एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, क्राइम को, ऑफेंस मतलब एक क्राइम, हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मान लीजिए मर्डर, डेकॉइटी, रेप, एब्डक्शन। तो ये सीरियस क्राइम है। यहां पे इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में डिले होने का मतलब है एविडेंस का लूज हो जाना। उसका मतलब यह है कि विक्टिम को और सफर करना पड़ेगा। इसीलिए जीरो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अप्लाई होती है। यहां आपको वेट नहीं करना तब तक ये क्लैरिफाई करो कि ये एफआईआर कहां रजिस्टर होगी। आप जीरो एफआईआर फाइल कीजिए, फिर वो एफआईआर ट्रांसफर की जाएगी। मगर अगर आपने जीरो एफआईआर फाइल करी और जीरो एफआईआर को रेगुलर एफआईआर कन्वर्ट होने में महीना लग गया, जैसे अभी मणिपुर वायलेंस के केस में ये बात बोली गई है कि जीरो एफआईआर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, मगर उसको रेलेवेंट पुलिस स्टेशन में भेजने में 1 महीना लग गया, तो पर्पस डिफीट हो जाता है।
सिर्फ जीरो एफआईआर फाइल कर देने से जस्टिस नहीं आता है, उसको रेलेवेंट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कल्प्रिट्स को पकड़ना चाहिए, वरना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात यहां साबित होती है। तो हमें समझ में क्या आता है? समझ में यह आता है कि जीरो एफआईआर को एक लॉ के थ्रू पक्का किया जाए, उसके डिटेल्स को क्लैरिफाई किया जाए, पब्लिक को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए, पुलिस को भी इसकी सीरियसनेस समझाई जाए। जबकि हालांकि अजीब सी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लैरिफाई किया हुआ है कि आप जीरो एफआईआर को लिखने से मना नहीं कर सकते, और जो मना करेगा उसके लिए पनिशमेंट भी है। उसके बावजूद भी कई केसेस में जीरो एफआईआर भी लिखी नहीं जाती है, या लिखी भी गई तो उसको आपने ट्रांसफर नहीं किया, तो वो पॉइंट अपने आप में इनवैलिड हो जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, मैंने जैसे अभी आपके साथ जिक्र किया कि ऑफेंसेस दो तरीके के हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में लिखते हैं अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था जो थोड़े से कम सीरियस अर्जेंट केसेस हैं। मान लीजिए फॉर्जरी का केस है, या चीटिंग का केस है, या मानहानि का केस है, डिफेमेशन जिसको हम कहते हैं, उस केस के अंदर इमीडिएट इंक्वायरी अगर नहीं भी होती है तो भी उतना बड़ा लॉस नहीं है जितना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट करने से पहले पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, मगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव पीस था जो मेन मुद्दे से जुड़ा तो हुआ है। हालांकि आज का मेरा जो मेन मुद्दा था वो जीरो एफआईआर था, और यह बताना भी था कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, और यह बताना भी था कि सिर्फ जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट से बात बनेगी नहीं, एक लॉ लाने की जरूरत है जिसमें जीरो एफआईआर का डिटेल हो, और इसको पब्लिक तक पहुंचाया जाए और पुलिस को सेंसिटाइज किया जाए। कहीं ना कहीं आप देखिए, मैंने इसको आरटीआई के साथ रिलेट किया है कि जैसे जैसे पीनल प्रोविजन आरटीआई में है कि अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, ऐसा ही प्रोविजन कहीं ना कहीं यहां पर भी लाने की जरूरत है। इंडिया में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, रीजन अलग अलग है। पॉपुलेशन बढ़ना अपने आप में, वैल्यूज का गिरना अपने आप में एक कारण है। तो जब क्राइम बढ़ रहे हैं तो उसको डील करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ मॉडर्न लॉ की भी जरूरत है। अगर कोई जीरो एफआईआर का आइडिया नहीं भी जानता है तो आप ये समझिए कि ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर भी है। आप ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर अपने घर बैठ के आप पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करा सकते हैं। उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दर्ज होने के बाद जो डिटेल वो आपसे मांगेंगे उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक दिस इज अ हाई टाइम वी शुड ब्रिंग चेंजेस इन द लॉ अगेन, जैसे निर्भया केस के बाद में हुआ था। अब मणिपुर वायलेंस के अंदर भी ये बात उजागर हुई है। तो कहीं ना कहीं इसे सबक लेते हुए हमें जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इसी तरह के और वीडियोस में लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।